नमस्कार, मैं अभिनेन्द्र। आपदा में अवसर तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ये तो नहीं सुना होगा कि आपदा आपके लिए थी और अवसर किसी और के लिए था। किसी और के लिए भी नहीं, प्राइवेट अस्पतालों के लिए। आपको तो याद ही होगा कोरोना के वक्त किस तरह से प्राइवेट अस्पताल मरीज के भर्ती के नाम पर लाखों रुपए एडवांस में जमा करवाते थे। ये सच है या नहीं? लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? अगर सरकारी अस्पतालों के हालात ठीक होते तो तालाबंदी में बर्बाद होते नौकरी और व्यापार के बीच लोगों को अपनी जान को बचाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए ना देने पड़ते। अवसर तो वाकई आया था, मगर उन सभी के लिए नहीं जो गरीबी रेखा के नीचे ढकेले जा रहे थे, जिनकी नौकरी चली गई थी, सैलरी आधी हो गई थी। उस वक्त 80 करोड़ लोग 2 वक्त के भोजन के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर निर्भर थे। उन्हें उठकर खड़े होने और अवसर को गले लगाने का उपदेश नहीं दिया जा सकता था। बिना पूंजी और काम के कोई अरबपति तो नहीं बन सकता था। बाकी बहुत सारे लोग तो इसी तरह आपदा से अवसर के दायरे से बाहर हो गए। जब तालाबंदी ने उन्हें बेघर और बेरोजगार कर दिया, वे शहरों में किराए के घरों को छोड़कर अपने गाँव की तरफ पैदल चलने लगे। कुछ लू से मर गए तो कुछ ट्रेन और बस से टकराकर। तालाबंदी के कारण करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई। बाकी बहुत से लोग महामारी की दहशत से घिरे रहे, अस्पतालों के बाहर बिलख रहे थे, तड़प रहे थे। ऐसे लोगों के पास उस समय अवसरों का लाभ उठाने की क्या क्षमता बची होगी? आप खुद विचार कीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिपोर्ट आई कि भारत ने आधिकारिक रूप से मरने वालों की जितनी संख्या बताई है, उससे 10 गुना ज्यादा लोग मरे हैं। 47 लाख लोग मरे हैं। भारत सरकार ने इस नंबर को ठुकरा दिया और रिपोर्ट की आलोचना भी की। लेकिन जब उसी WHO ने आशा वर्करों की तारीफ की, तब बड़े बड़े सत्ताधारी नेताओं ने भी स्वागत में ट्वीट किया। आज भी सिस्टम से काम नहीं कर रहा है। यदि व्यवस्थित ढंग से काम करता तो परेशानियों का सामना ना करना पड़ता। यूपी के गाजीपुर में ट्रैफिक पुलिस तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ढंग से कर रही है, लेकिन अब पुलिस तो सड़कें नहीं बना सकती। गाजीपुर में सड़कों का चौड़ीकरण नहीं है, ना सड़कों के बीच में डिवाइडर है और ना ही सिग्नल लाइट्स है। अगर इस बेसिक चीज पर स्थानीय जनप्रतिनिधि या प्रशासन ध्यान देता तो आज प्रशांत की जान नहीं जाती। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के गाजीपुर वाराणसी मार्ग पर तुलसीपुर के पास स्थित एक ढाबे के पास मंगलवार की शाम ऑटो और बाइक की टक्कर में बाइक सवार छात्र नेता प्रशांत की मौत हो गई। प्रशांत अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। वही घटना में एक अन्य युवक भी घायल हुआ, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बुधवार को प्रशांत का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हेतुमपुर गांव निवासी वीरेंद्र सिंह यादव का पुत्र और पीजी कॉलेज का पूर्व महामंत्री 25 वर्षीय प्रशांत सिंह यादव अपने मित्र लालनपुर निवासी विजेंद्र यादव के साथ बाइक से शहर से गांव की तरफ जा रहा था। इसी दौरान गाजीपुर वाराणसी मार्ग पर तुलसीपुर के पास अचानक सवारियों से भरी ऑटो को चालक ने मोड़ दिया, जिससे सामने से आ रहे बाइक की ऑटो से टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में दोनों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्रशांत को मृत घोषित कर दिया, जबकि विजेंद्र का उपचार चल रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव के साथ ही ऑटो को भी कब्जे में ले लिया। जानकारी होने पर परिवार के लोग भी जिला अस्पताल पहुंच गए। प्रशांत के शव पर नजर पड़ते ही चीख पुकार मच गई। प्रशांत अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। सूचना पर सदर विधायक जयकिशन साहू के प्रतिनिधि राम नारायण यादव भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने लिखा पढ़ी के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रशांत की मौत से छात्र नेताओं सहित गांव वासियों में शोक की लहर दौड़ गई है। सवाल यह है कि प्रशांत की मौत का जिम्मेदार कौन है? ऑटो या खोखला सिस्टम? जहां पर प्रशांत दुर्घटना का शिकार हुआ, वहां की सड़क चौड़ी हो सकती है, काफी जगह है वहां पर, लेकिन ना वहां सड़क चौड़ी है, ना ही सड़क के बीच में डिवाइडर है और ना ही दुर्घटना से बचाने के लिए कोई यू टर्न या सिग्नल या गोल चक्कर है। शायद ये सब होता तो ऑटो अचानक से नहीं मुड़ता और ना ही प्रशांत की जान जाती। प्रशांत जैसे ना जाने कितने ऐसे ही दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, लेकिन सिस्टम अपने ही सिस्टम को बचाने में लगा रहता है। वर्तमान परिस्थितियों में संघर्ष 2 तरीके का है।
नौकरशाह को अपनी नौकरी बचानी है, लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास को अपना रोजगार बचाना है। स्वार्थ दोनों तरफ है। नौकरशाह निर्देशों का पालन ना करे तो नौकरी पर बनाएगी, जनता विरोध ना करे तो भूखे मर जाएगी। इन संघर्षों का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि कई सारे नौकरशाह भी तो ऐसे ही किसी लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास से निकल कर ही आते हैं। इन संघर्षों को यदि व्यवस्थित किया जा सकता है, लेकिन व्यवस्थित हो कैसे? क्योंकि सब तो अपने अपने निजी स्वार्थ में इस तरह से गुम हो गए हैं कि विरोध और ताकत के बीच का विकल्प ताकत से दब जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। इसमें अवैध कब्जा और अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा पटरी और रेहड़ी या ठेला लगाने वाले, सड़क किनारे सब्जी या अन्य सामान बेचने वाले लोअर क्लास परेशान हो रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके दुकान का थोड़ा हिस्सा बाहर की ओर आ रहा है, उसको भी हटाया जा रहा है। साथ ही सड़क किनारे गाड़ी खड़ा करने पर भी परेशानी हो रही है। यदि स्थानीय प्रशासन द्वारा कहीं ऐसी व्यवस्था की गई है जहां सड़क किनारे ठेला या रेहड़ी लगाने वाले या जमीन पर बैठकर सब्जी या अन्य सामान बेचने वाले अपना रोजगार कर सके तो फिर ठीक है, उन्हें वहां व्यवस्थित कर दिया जाए। यदि नहीं तो फिर अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में क्या उन गरीबों के रोजगार की बलि चढ़ाई जा रही है? यदि पार्किंग की व्यवस्था है तो सड़क पर गाड़ी खड़ा करना अनुचित होगा, यदि नहीं है तो फिर जुर्म कैसे हुआ? पहले भी अतिक्रमण हटाए जाते थे, लेकिन व्यवस्था ढंग से नहीं दी जाती थी तो फिर अतिक्रमण हो जाता था। अतिक्रमण हटाने से लेकर अतिक्रमण होने के बीच का जिम्मेदार कौन है? जब अतिक्रमण हटा दिया गया हो तो फिर प्रशासनिक अमला के रहते दोबारा अतिक्रमण हो कैसे जाता है? ये सब माजरा क्या है? यूपी के जनपद गाजीपुर में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। जमनिया, कासमाबाद सहित शहरी क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाया गया। अब गाजीपुर शहरी क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था नगरपालिका द्वारा नहीं की गई है तो गाड़ियां सड़क किनारे ही खड़ी होती हैं। अब यदि प्रशासनिक अमला नहीं चाहता है कि सड़क किनारे गाड़ी खड़ी हो तो फिर जनता पैदल ही मार्केट जाए और सामान खरीदे। शहर स्थित मिश्र बाजार में अतिक्रमण हटाया गया। जिनकी दुकान आगे थी उन पर बुलडोजर चला। रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया गया। प्रशासनिक अमले ने अपना काम कर दिया, नौकरी भी बच गई, निर्देशों का पालन भी हो गया। लेकिन क्या किसी ने सवाल किया कि इतने सालों में जनसंख्या बढ़ गई है, बाजार भी बड़ा हो गया है, तो पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? मार्केट में जिन लोगों ने 2 या 4 मंजिला मॉल बनवा लिया है, उन्होंने पार्किंग क्यों नहीं बनवाई? क्या उनकी उस बिल्डिंग को बनने देने में जिम्मेदार अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं थी, या इसमें भी कोई गोलमाल है? मिश्र बाजार से सब्जी मार्केट हटाकर रौजा ओवरब्रिज के नीचे व्यवस्थित करने की बात की गई, वो तो हो ना सका। साथ ही अफीम फैक्ट्री के पास भी अतिक्रमण होने लगा। मैडम, ये किस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के तहत हम ये अभियान अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रहे हैं। इसके तहत हमने जिला प्रशासन, पुलिस और हमारे नगर पालिका की जो टीम है उसके द्वारा लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि जो भी व्यापारी हैं वो स्वतः इंक्रोचमेंट हटा लें, और इसके बाद हमने ये कार्रवाई की। शहर को स्मार्ट और व्यवस्थित बनाना ही होगा, लेकिन कोरम पूरा करने से शहर व्यवस्थित नहीं होगा। सबसे पहले मार्केट के पास पार्किंग की व्यवस्था की जाए। स्ट्रीट मार्केट को एक खाली स्थान पर बसाया जाए। सड़कों का चौड़ीकरण हो, सर्विस लेन बनाया जाए। जहां एकल मार्ग की आवश्यकता हो उसे बनाया जाए। जगह जगह ट्रैफिक सिग्नल का इंतजाम किया जाए। फिर जो इसका उल्लंघन करे उसे दंडित भी किया जाए। ऐसे बिना इंतजाम के किसी के रोजगार को उजाड़ना शायद उचित नहीं होगा, और शायद जो आत्मनिर्भर भारत का अभियान चल रहा है उस पर भी प्रहार होगा। जब से बुलडोजर इंसाफ का रूप बनकर सामने आया है, तब से आपने सुना होगा कि सत्ताधारी दल के किसी विधायक या नेता के घर या दुकान पर इसकी नजर गई है क्या? क्या अब यह मान लिया जाए कि इनमें से किसी ने अतिक्रमण ही नहीं किया है? पंजाब में मुख्यमंत्री मान ने अपने मंत्री का स्टिंग ऑपरेशन करा दिया। स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला कमीशन मांग रहे थे, अब तो मंत्री पद से हटा भी दिया गया और वह जेल में है। तो क्या वाकई और मुख्यमंत्री ऐसा कर पाएंगे? वैसे पंजाब में तो शायद विधायकों की पेंशन भी बंद हो गई। ऑक्सफेम इंटरनेशनल की रिपोर्ट, जी हाँ, यह रिपोर्ट मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित हुई है। दर्द से मुनाफा ऑक्सफेम की रिपोर्ट का नाम है। इसमें लिखा है कि पिछले कई दशकों की मेहनत से दुनिया भर में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया था। उस मेहनत पर पानी फिर गया है। कोरोना के दौरान हर 33 घंटे में
10 लाख लोग अत्यंत गरीबी में ढकेले जाने लगे हैं। क्या ये 10 लाख लोग इसलिए अत्यंत गरीबी में ढकेले गए क्योंकि अवसरों का लाभ नहीं उठा रहे थे? अगर कोई इतना भोला है तो उसे भोला ही रहने देना चाहिए। दावोस में जमा हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सदस्यों की गर्मी का अंदाजा आपको नहीं होगा। इनमें से कई कोरोना के 2 साल में कई गुना अमीर हो गए हैं। कैसे अमीर हुए, इसके बारे में दर्द से मुनाफा रिपोर्ट में लिखा है कि जब दुनिया भर की सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने ग्लोबल अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पैसे डालने शुरू किए, तब उसका लाभ इन अरबपतियों ने उठाया। कर्मचारियों को निकाल दिया, जो रह गए उनकी सैलरी कम कर दी, काम उतना ही हुआ और मुनाफा कई गुना। लिहाजा 2 साल में दुनिया भर में 573 नए अरबपति पैदा हो गए। इनमें से 40 नए अरबपति का संबंध दवा के कारोबार से है, जो टीका, इलाज, टेस्ट पर एकाधिकार रखते हैं। खाने पीने की चीजों के कारोबार से जुड़े 62 नए अरबपति पैदा हुए हैं। इस रिपोर्ट में लिखा है कि एलन मस्क, जिन्होंने अभी ट्विटर खरीदा था, उनके पास इतना पैसा है कि 90% दौलत यदि नष्ट भी हो जाए तब भी मस्क दुनिया के चोटी के अमीरों में ही रहेंगे। सोचिए 23 साल में इनकी दौलत कितनी होगी, उसके बराबर में 2 साल के भीतर बढ़ गई है। मतलब किस रफ्तार से कुछ लोग कमा रहे थे। क्या आप भी इस दौरान अमीर हुए, या उसके बदले आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के असर में हर जगह खोद कर कुछ निकालने की योजना बना रहे थे? जमीन के नीचे कुछ नहीं है, कुछ है तो उन नीतियों के पीछे जो आपको जमीन के नीचे गाड़ रही है। यह सबसे बड़ा झूठ है कि मानवता दुनिया को एक करती है। दुनिया को केवल ये चंद अरबपति एक करते हैं, जो इसे एक मैदान समझकर चारों तरफ एक नीतियां बनवा रहे हैं। इनकी गिनती कुछ 100 में है, मगर इन्हीं की एकता अब मानवता की एकता है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि चंद लोगों के हाथ में सारी दौलत आ जाने से राजनीति और मीडिया भ्रष्ट हो जाएंगे। चंद लोग अपनी दौलत से मीडिया और राजनीतिक दल को चलाएंगे। विश्वास नहीं होता तो एक बार गूगल कर इस रिपोर्ट को पढ़िए। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।